हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अस्किम स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। हमारा ये अगला सेट है हिंदी का, एकदम तोड़ेंगे सर, एकदम तोड़ेंगे। कुछ नहीं सर जी, हम लोग आग लगा देंगे। पेपर में कुछ भी हो जाए, हम लोग आग लगा देंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? हाँ। चलिए, ये जो आपका पेपर है सर, 100 में 100 एकदम दिलाएगा सर। आपको जितने भी हम सर पेपर दे रहे हैं, आप तैयार करते जाइए सर। ये और 2024 के जो आपके अनुसार पेपर सेट है, सब सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, एक चीज मैं ये बोलूंगा कि भाई साहब, अभी तक आपने महाभारत बैच नहीं किया है ज्वाइन, तो देन यहाँ तुरंत करिए ज्वाइन महाभारत बैच। अपने सपनों करिए पूरा सर महाभारत बैच के साथ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए महाभारत बैच को ज्वाइन करिए। दिक्कत कोई नहीं लेना है सर जी, आराम से नीचे लिंक में क्लिक करना है और महाभारत को क्या करना है, बैच को ज्वाइन कर लेना है। 101 रुपए में सर हम वो पेपर आपको दे रहे हैं सर जो बोर्ड परीक्षा में छपेगा। इतनी गारंटी ये स्विम लेता है कि 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। आप 23 फरवरी को महाभारत बैच ज्वाइन करिए 101 रुपए देकर। वो 10 सेट वहां का सर घोल कर पी डालो, दिन भर में 8 घंटे लगेगा। वीडियो देख लो, पेपर रट लो, याद हो जाएगा। चले जाओ पेपर देने के लिए। सीएम 100 रुपए उसी दिन शुल्क करवा देगा जिस दिन 24 फरवरी का पेपर रहेगा। बाकी सब एक्स्ट्रा है सर, एक्स्ट्रा है सर। 150 रुपए में तो आपके क्वेश्चन बैंक आता है, तब भी सर हम आपको लाइव सॉल्व करा रहे हैं 101 रुपए में। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पे है आपका, हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा देखने वाले भैया? जो आपको टाइम दिया जाएगा पेपर में, एक बात याद रखना सर, 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। और जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे सर, निर्धारित रहेंगे। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए सर कितना चाहिए? तो पास होने के लिए सर आपको चाहिए 33 नंबर। ठीक है? और यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास सर 3 घंटे का टाइम है और इसी 3 घंटे में सर आपको पूरा पूरा पेपर को क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर सर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सर, खंड का जो अंक रहेगा सर, 50 अंकों का आपके पेपर में रहने वाला है। सर कितने नंबर का रहेगा सर? 50 नंबर के आपके सर पेपर में रहने वाला है। सबसे पहले सर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्या रहेंगे सर? ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे, विचार और वितर्क के लेखक हैं। तो विचार और वितर्क के लेखक ध्यान देना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है भैया? विचार और वितर्क के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछी कि भैया बताओ कि अशोक के फूल के लेखक कौन है, तो आप सीधा बताइए सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसके बाद यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना सर किसकी है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है, यह सर जी ठेठ हिंदी का ठाठ जो है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। कल्प वृक्ष किसकी है? वासुदेव अग्रवाल की। माटी हो गई सोना किसकी? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। तट की खोज किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की है। ठीक। उसके बाद अगला है यहाँ पे सर प्रश्न क्या है, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। तो जो नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है, यह आत्मकथा है। सर किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है। सर किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। ठीक है ना? हरिवंश राय बच्चन जी का है। उसके बाद यहाँ पे है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। क्या है सर? तब की बात और थी। हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। वहीं पे विचार प्रवाह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पृथ्वी पुत्र वासुदेव अग्रवाल का। तब की बात और थी, श्री हरिशंकर परसाई जी का था। और क्षण बोले कर मुस्कुराए, यह प्रभाकर जी की क्या है, रचनाओं में से एक है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे सर कौन थे? युगल किशोर शुक्ल भैया जो थे, यह हमारे हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के क्या थे सर? संपादक थे। क्या थे? संपादक थे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, मैथिली शरणगुप्त की रचना है सर सिद्धराज। मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी सर जी? सिद्धराज जो है, यह मैथिली शरणगुप्त की क्या है सर? रचनाओं में से एक है। वहीं पर रसकलश किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। लहर किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे ख वाला प्रश्न है। ख वाला प्रश्न क्या है? प्रगतिवाद के सशक्त कवि है सर नागार्जुन। प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है? तो आप सीधा बोलिएगा सर, नागार्जुन जो है यह प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। मास्को विदुर है कि रचयिता है सर? शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन कौन है सर? मास्को विदुर है कि रचयिता है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है,
सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। ध्यान देना, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशन हुए थे? कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। उसके बाद अगला यहाँ पे सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस पर सर? चिदम्बरा पर मिला था। किस पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला है, क्या है यहाँ पे? आपका आएगा सर पद्यांश। दिए गए गद्यांश पर आधारित इनकी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपका 10 नंबर का पद्यांश आएगा, 10 नंबर का क्या आएगा? गद्यांश आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे सर क्या है? आपका गद्यांश है। गद्यांश सर है क्या? विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों की निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा उस चीज को समझने में दिक्कत नहीं होगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन और स्तुतनिक। अब यहाँ पे सबसे पहला आपके मन में आएगा सर ये गद्यांश लिया कहाँ से गया है? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या सर? यहाँ पे एक चीज आया हुआ है शब्द। जब शब्द जुड़ा हुआ है, विज्ञान की प्रगति जुड़ी हुई है, आविष्कार शब्द जुड़ा हुआ है, रेडियो, टेलीविजन, स्तुतनिक इत्यादि जब शब्द आपको दिखाई दे तो ये लिया गया है भाषा और आधुनिकता से। कहाँ से लिया गया है भैया? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, याद रखिएगा। और इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भैया साहब हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए तो प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से संकलित है, यानी कि लिया गया है। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या है। देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या में कुछ नहीं करना रहता, जो यहाँ पे दिया गया है अगर आप सेम टू सेम अगर आप पेपर में उठाते हैं और छाप देते हैं तो आपको बोर्ड में मिलने वाला है सर जी 1 नंबर। अगर थोड़ा सा इधर उधर बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे तो आपको मिलेगा सर 2 में 2 नंबर। कितना मिलेगा? 2 में 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? लेखक का कहना है कि विश्व में विज्ञान की प्रगति हो रही है जिसके कारण नई नई चीजों की सदैव खोज हो रही है। जब किसी नई चीज की खोज होती है तो उसे एक नया नाम दिया जाता है। जिस देश में उस नई चीज की खोज होती है वह देश उस नई चीज के नामकरण के लिए अपनी भाषा में एक नए शब्द का सृजन करता है और दूसरे देशों में वह नया शब्द बिना किसी बदलाव के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है। क्या यहाँ पे? कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को नया शब्द देता है? तो कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को नया शब्द देता है नाम? तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, तो देखिए जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए एक नया शब्द दे देता है। यानी कि जो देश उस चीज को बनाएगा वही नामकरण के लिए एक नया शब्द देगा। यही आपको यहाँ पे क्या करना है सर? छाप देना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे जिस देश में नई चीज आविष्कृत होती है, जिस देश में नई चीज आविष्कृत होती है, ठीक है ना, वह देश उस नामकरण के लिए एक नया शब्द देता है। क्या देता है? नया शब्द देता है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे, यदि हर देश आविष्कृत चीजों का अपना अपना अलग अलग नाम देता रहे तो क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे यह देश, यदि हर देश आविष्कृत चीजों का अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। अब सर इसका आंसर कैसे निकालेंगे? बहुत प्यार से, और दिमाग में टेंशन नहीं लेना, बहुत आराम से करना है। ठीक है ना, बहुत आराम से करना है। तो देखिए भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यदि हर देश उस चीज को या उस चीज के लिए अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में क्या होगी? दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्तुतनिक, यानी कि रेडियो को ही क्या बोलते हैं? टेलीविजन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? स्तुतनिक भी बोला जाता है। देखिए अगर हम इसको बोले तो ये नया शब्द है, रेडियो अलग, टेलीविजन अलग, तो सर एक ही नाम देना हमें चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है
नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है? तो भैया नई चीजों के आविष्कार होने का कारण क्या है? विज्ञान की प्रगति। बहुत सिंपल है और सर ये 2024 के पेपर में आया हुआ, चैलेंज कर रहा है शिवम। आप खोलिए सर क्वेश्चन बैंक और बढ़िया देख लीजिए कि पेपर में आएगा नहीं। देखिए सर हमारा काम होता है आपको सिंपल भाषा में समझाना, टाइम बहुत कम है। आप पढ़िए कहीं सर, पूरा सिलेबस तैयार करिए, लेकिन पेपर के लिए एसकेएम स्टडी भरोसा करिए। कसम सर हम आपको वो पेपर देंगे जो सर बोर्ड परीक्षा में एकदम छपता हुआ दिखाई देगा। ये चैलेंज सर हमारा है आपसे ना, क्योंकि सर आप ही तो हमारे लिए सब कुछ है, बाकी कोई नहीं है। कसम से मेरे पास कोई नहीं है, कुछ भी है आप ही हैं। अब आपको सर जो भी है मैं आपको देता रहूंगा, अपना जितना हो सकेगा सर कैपेसिटी सब कुछ लगा के देंगे। आपको चिंता नहीं करना है, बस अपने पढ़ाई फोकस करना है और टेंशन नहीं लेना है। सीओ में है तो किस बात का टेंशन सर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है सर। अगला क्या है यहाँ पे? पद्यांश सर 10 नंबर का आएगा। क्या है? शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हो निरपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी, मानवता हो जाए। अर्थात श्रद्धा कहती है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते हैं तब तक ये एक शक्तिहीन होते हैं, और जब ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होती है। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहेगा तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, और जब वह सम्मिलित हो जाता है तो वह विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न क्या है? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखेंगे पद्यांश का शीर्षक सिद्धामनु है और कवि क्या है भैया? जयशंकर प्रसाद है। क्या है भैया? जयशंकर प्रसाद है। उसके बाद यहाँ पे है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कहां से कहां तक करना है? ये वाला करना है। विजयनी सबने उसका करे समस्त विजयनी, मानवता हो जाए। विजयनी क्या हो जाए सर? मानवता हो जाए। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे मेरे और तुम्हारे रूप में हम मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई अपने नवीन उत्थान का क्या कर रही सर? प्रयास कर रही। उसके बाद यहाँ पे है इस पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई है? इस पंक्ति में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे विखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, किंतु जब वह सम्मिलित हो जाए तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होती है और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है। क्या है सर? ध्यान दीजिएगा। समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई है? तो सर सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों यानी कि मनुष्य से हुई है। श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि मानवता का महाप्रलय में भी असहाय और निरुपाय नहीं है। यह तथ्य निराश लोगों के लिए संजीवनी का कार्य करता है। अतः प्रसाद जी ने मनु को प्रेरित करने के लिए श्रद्धा के माध्यम से इसी उपाय को क्या किया है सर? अपनाया है। उसके बाद सर प्रश्न नंबर 5 है। क्या है? प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द। अगर आप आल्ट वाले हैं तो इसका जो खंड ख होता है उसमें थोड़ा संस्कृत का टॉपिक जुड़ जाता है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहता है। ठीक, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पहला है वासुदेव अग्रवाल, दूसरा है डॉक्टर जाट साहब द्विवेदी, तीसरे पर भैया प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन है भैया? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। तो चलिए करते हैं प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जिले के बत्तुलपिल्ली नामक ग्राम में हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और प्रारंभिक शिक्षा संस्कृति एवं तेलुगु भाषा में हुई। रेड्डी जी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु एवं तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ और इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हो गया था। आगे लिखेंगे सर साहित्यिक परिचय। तो इसमें क्या लिखेंगे? हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी। इन्होंने हिंदी भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की और ये आजीवन भाषाई एकता के लिए प्रसारित रहे। इनके अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। हिंदी भाषी न होते हुए भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने हिंदी को अपनी रचनाओं के रूप में जो अमूल्य निधि सौंपी है, उनके लिए हिंदी साहित्य सदैव क्या रहेगा सर? ऋणी रहेगा। क्या रहेगा? ऋणी रहेगा। इसके बाद लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? नोट कर लीजिए यहाँ पे इनकी प्रमुख कृतियां।
जैसे साहित्य समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषा है उनका साहित्य, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, वैचारिकी शोध और बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया एक संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है, वे वेलुगु दारुल जो कि एक तेलुगु ग्रंथ है। ठीक, उसके बाद ये आपका भाषा शैली, तो इनकी भाषा शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, प्रश्नात्मक और समीक्षात्मक शैली इनके निबंधों में विद्यमान है। उसके बाद आपका ख वाला आएगा, जो आएगा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डाले। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में 5 अंकों का रहने वाला है। सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरणगुप्त। कौन भैया? मैथिली शरणगुप्त। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं सर रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय। बोलो यहाँ पे जीवन परिचय, बट इनका साहित्यिक डाल लेना। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में करेजा 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से, यानी आपने बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और दिनकर 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्रकवि होने का गौरव भी प्राप्त हुआ और दिनकर जी ने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी साहित्यकाश का यह असुर 24 अप्रैल 1974 के लिए सदा के लिए क्या हो गया? अस्त हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इनका सर साहित्यिक योगदान लिखेंगे तो दिनकर जी दार्शनिकता और निराशा से दूर सामाजिक चेतना को जागृत करने वाले कवि हैं। रेणुका और हिमालय नामक काव्य रचनाओं में इनकी क्रांतिकारी भावनाओं के ओजस्वी दर्शन होते हैं और इनकी राष्ट्रीयता अतीत के प्रेम परिवेष्टित किंतु वर्तमान के प्रति विक्षुब्ध रही और उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम, प्रगतिवाद, प्रकृति चित्रण आदि के भी स्वाभाविक और मनोहारी वर्णन मिलते हैं। राष्ट्रीयता के साथ साथ इनके काव्य में युगबोध और प्रकृति चित्रण का भी सुंदर क्या है? समावेश है। उसके बाद लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। सर प्रमुख रचनाएं में क्या क्या लिखेंगे? दिनकर ने अपनी समर्थ लेखनी से गद्य एवं पद्य दोनों ही क्षेत्रों में सेवा की। प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, धूप छांव, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, मगध महिमा, वातायन, इतिहास के आंसू और देव विग्रह, नील कुसुम, चक्रवाल, नय सुभाषित, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला कवित, मृत्यु तिलक, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, दिल्ली, बरदोली विजय, सीपी और संग, धूप और धुआं, सामधेनी, रेती के फूल, विद्रोह, शिक्षा, रसवंती, द्वंद्व गीत, कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद आपके पेपर में आएगा बहादुर कहानी कथावस्तु की विवेचना कीजिए अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सर पंचलाइट कहानी का क्या सारांश लिखा गया, बट यहाँ पे उद्देश्य होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्या हो गया? मिस्टेक हो गया, कोई ना सर, इसको हम लोग सर जब नेक्स्ट पेपर देंगे वहां पे आप इसको करवा देंगे, इसको अभी स्किप कर सकते हैं। अगर आपको करना होगा ये सारांश वाला आप इसको कर सकते हैं, पंचलाइट कहानी का सारांश ये पूरा पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये पूरा पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम अगले पेपर में जोड़ देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे स्वपरित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द यहाँ पर लिखना है। जैसे आपका ये सर जिले के अनुसार रहेगा। अभी हम सर आपके लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे तो उससे पहले हम टॉपिक ही कवर करेंगे। ठीक, तो हम आपके लिए बहुत सारा चीज डिसीजन कर रहे हैं, मतलब कि डिसाइड किए हैं और एक एक करके इंप्लीमेंट करें, टेंशन मत लेना। मुक्ति यज्ञ, रश्मि रथी और क्या भैया यहाँ पे त्यागपति, सत्य की जीत, श्रवण कुमार और आलोक वृत्त इत्यादि पर हम लोग करवा देंगे। तो आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और एक चीज और, अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ भैया, महाभारत बैच का जो मैं सेट दिया हूँ आर्ट वाले और साइंस वाले दोनों के लिए भैया, वो महाभारत बैच ज्वाइन कर लो गूगल प्ले स्टोर से। भैया 100 रुपए कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, हम पूरा सूल करा देंगे, प्रॉमिस कर रहा है शिवम। हर एक क्वेश्चन आपका वहां पे करवा देंगे और हर एक प्रश्न फंसेगा। तो जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, महाभारत बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये संस्कृत गद्यांश पद्यांश भैया आप लोग इसको कर लीजिएगा, मैंने करवाए भी, आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर लीजिए। कहां से कहां तक है? अस्माकम रामायण महाभारत से लेकर है सर जी यहाँ पे चन कश्यप दृष्टेर विषय तक है। ठीक, अब इसका सबसे पहले यहाँ पे क्या है? संदर्भ, और इसका हिंदी अनुवाद क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से उद्धृत है। सर कैसे जान गए कि ये संस्कृत भाषा महत्तम से लिया गया है? तो आप देखेंगे तो यहाँ पे भाषा शब्द का यूज किया गया रहेगा, संस्कृत शब्द का यूज किया गया रहेगा। तो भैया कहां से लिया गया? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, सॉरी संस्कृत भाषा महत्तम से लिया गया। ठीक,
हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषाई विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृति के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा कि संस्कृत को महर्षियों की दिव्य वाणी कहा है। ठीक, उसके बाद आएगा सर पद्यांश। सर ये जो पद्यांश रहेगा यह आपका रहेगा सर 7 नंबर का। गद्यांश पद्यांश साथ साथ 14 नंबर के रहेंगे। क्या है? प्रीणाति, यह सर लेकर कहां तक है? पूर्ण कृतो लभंते तक है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे रेजा, उसके बाद इसका अनुवाद लिखेंगे। बहुत सिंपल है। क्या लिखेंगे संदर्भ में? यह इस लोक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभात रत्नान शिक्षक पाठ क्या है? अवतरित है। इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, जो पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री, जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला है ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में पूर्णशाली जन ही पाते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है प्रश्न नंबर 9। क्या है? निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखों में धूल झोंकना, जहां चाह वहां राह, तिल का ताड़ बनाना, और क्या है? धूल के ढोल सुहावने, धूल के ढोल सुहावने। तो सबसे पहला यहाँ पे है, क्या है सर? यहाँ पे आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे? शैलेश मेरा पैसा लेकर मेरे आंखों में धूल झोंक कर चला गया। उसके बाद अगला यहाँ पे जहां चाह वहां रहा है। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? जिस कार्य को व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा के साथ करता है तो वह उस कार्य के पूरा होने का रास्ता भी मिल जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है तिल का ताड़ बनाना। क्या सर जी? तिल का ताड़ बनाना अर्थात छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। वाक्य प्रयोग, अरे रोशनी, तुम क्यों तिल का ताड़ बनाकर लोगों को झगड़ते रहते हो। उसके बाद यहाँ पे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी दूर से सब अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? वाक्य प्रयोग, पहाड़ों की सुंदरता पर हर कोई मोहित होता है, लेकिन वहां जीवन यापन करना सच में ढूल के ढोल सुहावने जैसे है, लगने लगे हैं। ठीक, उसके बाद आएगा आपका अपठित गद्यांश। भैया ये हम ट्रिक्स करवा देंगे, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, ये सीएम की गारंटी है, मैं ट्रिक्स करवा दूंगा, इसकी चिंता मत करिएगा। ठीक ना? उसके बाद यहाँ पे है आपका शब्द युग्म सूत और सूत। तो ये सूत मतलब क्या होता है सर? पुत्र होता है। वो सूत मतलब क्या होता है सर? धागा होता है। उसके बाद जलद और जलधि। तो जलद मतलब जो होता है सर बादल, और क्या होता है? पानी होता है। जलद मतलब क्या होता है? बादल और समुद्र होता है। उसके बाद यहाँ पे है आपका निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। भुजंग, हार, पर और अर्क। अर्क का काढ़ा सूर्य आग का पौधा होता है। हार का एक आभूषण का नाम जो कि गहन में गले में पहना जाता है। भुजंग क्या होता है? सांप। स्त्री का उत्पत्ति सीसा नामक एक धातु भी होती है। फिर यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। किए गए उपकार को न मानने वाले को अकृतज्ञ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अकृतज्ञ बोला जाता है। बहुत कम बोलने वाले को अल्पभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पभाषी बोलते हैं। फिर यहाँ पे दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। क्या है यहाँ पे? तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, आप प्रातः काल के समय आइएगा। अर्थात तुम कुर्सी पर बैठे हो, शुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य है इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, क्योंकि वहां पे अनेकों था। क्या था? अनेकों था। तो अनेकों नहीं रहेगा, यहाँ पे अनेक खुद में क्या एक बहुवचन है। कृपया अनुमोदन प्रदान करें, आप प्रातः काल आइएगा। उसके बाद आएगा आपका रस छंद अलंकार सर 2-2 नंबर का। करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक का उत्तर दूंगा, करुण रस का। शांत रस का क्या? जब हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होता है तो वो शांत रस कहलाता है। सर करुण रस क्या होता है? शोक अथवा दुख की अवस्था में जो शोक का स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाकर पुष्ट होता है, वह करुण रस कहलाता है। उदाहरण के लिए, इस करुणाकलित हृदय में अविकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वर में वेदना असीम ग्रस्ती। उसके बाद यहाँ पे है सर अलंकार। क्या है यहाँ पे अलंकार में? अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण से उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सर अनुप्रास रूपक अलंकार। क्या सर? रूपक अलंकार। जहां उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। फिर ये चौपाई छंद अथवा छोटा छंद का लक्षण से उदाहरण दीजिए। तो यहाँ सर छोटा छंद लिखेंगे। क्या लिखेंगे छोटा छंद में? यहाँ पे यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं और उनमें 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु वर्ण होते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। कहीं कहीं तुक भी मिलता है और यह दोहे का क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। उसके बाद आपका क्या होता है सर? पत्र लेखन। एक उदाहरण इसका तैयार कर लीजिएगा सोठा पे, ठीक है ना?
फिर आएगा पत्र लेखन। सर पत्र लेखन क्या है? किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखे जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, अथवा में किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। सर 6 नंबर का है। तो यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे सर जी? सेवा में नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय, शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे सर, महोदय, महोदय मैं आपका ध्यान शहर में तेजी से फैल रहे संक्रामक बीमारी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में मलेरिया बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोगों को बुखार, खांसी और अन्य लक्षणों का क्या सामना भी करना पड़ रहा है। यह बीमारी न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि पूरे शहर के लिए भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। लोगों में भय का माहौल है और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। आगे लिखेंगे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपकी समस्या पर तुरंत ध्यान दें। फिर लिखेंगे, धन्यवाद भवदी। अब असल लिखेंगे, यहाँ पे दिनांक डाल देंगे, यहाँ पे अपना जगह डाल देंगे, काम खत्म हुआ। ठीक, उसके बाद आपका निबंध आएगा सर 9 नंबर का। देखिएगा, बहुत सिंपल भाषा में आपको निबंध कराएंगे, चिंता मत करिएगा। क्या यहाँ पे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक निबंध विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। कृषक जीवन की त्रासदी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कार्य और निवारण, महिला आरक्षण की सार्थकता, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगारी की समस्या। तो यहाँ पे लिखेंगे, कृषक जीवन की त्रासदी पर निबंध हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका प्रस्तावना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज के समय में किसान जीवन की त्रासदी एक गंभीर मुद्दा बन गया है। किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। जैसे ऋण का बोझ, अधिकांश किसान कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। किसानों को खराब पैदावार, प्राकृतिक आपदाएं और बाजार में कम दाम मिलने से किसान कर्ज लेने के लिए क्या हो जाते हैं सर? मजबूर हो जाते हैं। फिर लिखेंगे, खाद्य सुरक्षा, किसानों को खाद, बीज और सिंचाई के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती। इनके परिणाम स्वरूप फसल की पैदावार कम हो जाती है और किसानों की आय क्या हो जाती है सर? कम हो जाती है। उसके बाद लिखेंगे, बाजार की अनिश्चितता, यानी किसानों को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता। बिचौलिए और व्यापारी फसलों का दाम तय करते हैं और किसानों को दाम कम करने के लिए मजबूर करते हैं। कृषि लागत, खेती की लागत लगातार बढ़ रही है जबकि फसलों के दाम स्थिर हैं और इससे किसानों की आय क्या हो रही सर? कम हो रही है। उसके बाद लिखेंगे आप लोग आगे, क्या लिखेंगे? जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन कारण अनियंत्रित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे किसानों की फसलें क्या हो रही हैं सर? बर्बाद हो रही हैं। आगे लिखेंगे, आत्महत्या, तो इन समस्याओं के कारण कई किसान क्या कर रहे हैं सर? आत्महत्या भी कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, किसानों की समस्याओं के क्या क्या कारण है? सरकारी नीतियों का अभाव, यानी जो सरकार है वो सर ऐसा कोई नीति नहीं आ रही है जिसके कारण, नीति नहीं ला रही जिसके कारण सर किसानों को प्रॉफिट हो पाए, यानी सरकार किसानों के हित में पर्याप्त नीतियां नहीं बना पा रही है। बिजली की कमी, सिंचाई के लिए बिजली की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। बुनियादी ढांचे का अभाव, सड़कों, गोदामों और बाजारों का अभाव किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। आगे लिखेंगे, कृषि में आधुनिक तकनीकी का अभाव, यानी अधिकांश किसान पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं जिससे उत्पादन क्या हो रहा है सर? कम होता है। फिर लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। इसमें क्या लिखेंगे? किसानों की समस्याओं का समाधान करना एक जटिल चुनौती है। इसके लिए सरकार को कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा, किसानों को ऋण उपलब्ध कराना होगा और बाजार में सुधार करना होगा और किसानों में आधुनिक तकनीकी का उपयोग बढ़ाना होगा। इसके साथ ही हमें किसानों को सम्मान देना होगा और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना होगा। तो ये रहा सर आपका हिंदी का पेपर 24 फरवरी के दिन सर छपने वाला, एकदम छाप लीजिएगा सर जी। और हाँ, महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किए तो भाई साहब ज्वाइन कर लीजिए। सीएम चैलेंज कर रहा है सर, आप पेपर के एक दिन पहले महाभारत बैच का पेपर पढ़ के चले जाइए, गारंटी लेना सर। हर एक आप क्वेश्चन करके आए, क्योंकि हम सर लाइव सॉल्व भी कराते हैं और पीडीएफ भी उसमें देते हैं। तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, महाभारत बैच को ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।